मेरी बात सुनो, ठीक है, फिर से रिपीट करो, देखो जरा, ये देखो, ये क्यूब है ना, क्यूब है, 1 2 3 4, ये कॉर्नर हो गया, ये एज हो गया, पता फेस देखो, ये फेस, ये फेस, ये इधर फेस, एक बैकवर्ड फेस, इधर फेस, एक इधर फेस, टोटल 6 फेस। हर फेस का जो सेंटर होगा यहाँ पे फेस सेंटर, हर फेस के सेंटर पे हम क्या कहेंगे, फेस सेंटर। कैसे? मान लीजिए हमने एक फेस यहां से काट के बाहर निकाल लिया, सपोज एक फेस हमने काट के बाहर निकाल लिया, ठीक है ना, इस फेस का जो सेंटर होगा ये क्या कहलाएगा, फेस सेंटर। तो जितने फेस है, ये फेस है, इधर फेस है, ऊपर फेस है, नीचे फेस है, फिर ये फेस है, ये आगे फेस है, टोटल 6 फेस है, तो फेस सेंटर भी 6 होगा। बॉडी सेंटर की अगर बात करें बच्चे, बच्चों जो भी हो, ठीक है, तो ये देखो, ये देखिए, ये जो कंडीशन आप देख रहे हो ना, ये देखो, ये जो ये जो दिख रहा है आपको, ये इस क्यूब के बीचों बीच है एकदम, ठीक है। तो क्यूब के बीच बीच वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं उसको बॉडी सेंटर। तो ये बॉडी सेंटर पे एटम पर जाते हैं, इस लोकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना, समझ गए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहां तक बात समझ में आ गया होगा। अब एक होता है आपका फेस डायगोनल और दूसरा होता है बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो याद रखना, बताता हूँ कि अगर ये क्यूब आपने लिया, ठीक है, ये क्यूब आपने लिया, समझ रहे हो ना, देखो, ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस, इधर और ये फेस, ठीक है, ऐसा, ठीक है। एक फेस को हमने काट के बाहर निकाल ली, ठीक है। तो ये रूल याद रखना, फेस डायगोनल का रूल याद रखना, फेस डायगोनल का रूल याद रखना। फेस डायगोनल का क्या रूल है मैं बता रहा हूं। फेस डायगोनल का रूल होता है कि दो अपोजिट कॉर्नर लीजिए एंड उनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करिए, जो लाइन पास होना चाहिए फ्रॉम फेस सेंटर, तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं फेस डायगोनल। तो देखिए, ये दो अपोजिट कॉर्नर, एक फेस का, और एक लाइन ड्रॉ कर दिए जो कि पास हुआ कहां से, फेस सेंटर से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा लोग, एफडी, फेस डायगोनल। एक इधर यहां से भी यहां होगा, दो अपोजिट कॉर्नर विच पासेस थ्रू फेस सेंटर इज नोन एज व्हाट, फेस डायगोनल। तो देखिए, एक फेस में दो फेस डायगोनल पॉसिबल है, तो टोटल यहां पे फेसेस कितने हैं, 6। सो टोटल एफ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 × 2, कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 12। टोटल फेस डायगोनल कितना हो गया, 12 हो गया। क्या आपको बात समझ में आया, बात समझ में आया, जल्दी बोलो, बात समझ में आया कि नहीं आया, और बच्चा लोग आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जाते हैं बॉडी डायगोनल पे, ठीक है। बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल क्या होता है, सुनो, टू अपोजिट कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर के थ्रू जब कोई लाइन पास होगा उसको बोलेंगे बॉडी डायगोनल। टू अपोजिट कॉर्नर और फेस सेंटर के थ्रू कोई लाइन अगर पास होगा बोलेंगे फेस डायगोनल। अगर बॉडी सेंटर से पास होगा बोलेंगे बॉडी डायगोनल, ठीक है बच्चे लोग। इसमें तो और मैं बहुत सारा कुछ डिटेल में बताता हूं, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं अभी, है ना। कंडीशन ये बच्चा लोग, ये सब स्कीप कर दूं यार, ये सब स्कीप करके आगे चलूं सीधा, जो जैसा बोलोगे, ये सब स्कीप करके आगे चलूं डायरेक्ट कि बताऊं, देखो तुम लोग जैसा बोलोगे वैसा करूंगा यार। बोलोगे बताने तो बताऊंगा, स्कीप करने बोलोगे स्कीप कर दूंगा। देखो मेरे को कैसा है कि आप जो टाइम देंगे उसमें मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, लेकिन आप डिसाइड करो आपको पढ़ना क्या है, जो बोलोगे वो पढ़ाऊंगा। बच्चे, एक सरोज पठान का आ रहा है, सर बताओ, और बच्चे बोलिए, बाकी बच्चे बोलिए क्या करूं, बाकी बच्चे बोलो, भैया बोलो जल्दी, कशिश बोले, बताओ, खुशी बताओ, सुबोध स्पीड में सब बताओ, सब बताएं, बाप रे बाप, किरण, मैं, अच्छा ठीक है बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, कल क्लास है फिर, ठीक है,
संडे को क्लास है कल मॉर्निंग में। ठीक है, इधर देखो, अब इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पे कि अब बॉडी डायगोनल का अगर बात करते हैं तो सीधी बात, यहाँ पे बॉडी सेंटर है, ये दो अपोजिट कॉर्नर को मिलाकर अगर यहाँ से लाइन पास करा दी, ये क्या हो गया आपका बॉडी डायगोनल, एक ये हो गया 2, एक यहाँ से यहाँ हो गया 3 और एक ये हो गया 4। तो टोटल बॉडी डायगोनल क्या हो गया बच्चा लोग, बॉडी डायगोनल हो गया 4। ठीक है, अब अगर हम बताएं आपको, ठीक है, अगर मैं बता दूं आपको बॉडी डायगोनल का लेंथ निकालना, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, ठीक है, तो लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल कैसे निकालते हैं वो जरा देख लीजिए। फेस डायगोनल का लेंथ कैसे निकालेंगे, तो सुनो सुनो, अगर ये क्यूब हमारा दिया हुआ है, ठीक है ना, तो क्यूब का जो एज लेंथ है, सपोज क्यूब का एज लेंथ ए है, एज लेंथ क्या दिया हुआ है ए, तो बोल रहा है कैलकुलेट लेंथ ऑफ फेस डायगोनल। तो सीधा बात, एक फेस को काट के यहाँ से बाहर निकाल लीजिए, एक फेस को हमने काट के बाहर निकाले तो स्क्वायर बाहर निकलेगा, इसका लेंथ हो जाएगा ए, इसका लेंथ हो जाएगा ए, इसका भी ए, इसका भी ए। देखिए यहाँ से यहाँ जो जा रहा है ये मेरा क्या है आपका फेस डायगोनल है। अब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये आपका बॉडी सॉरी फेस डायगोनल, तो देखो ये हो जाएगा यहाँ से क्या आपका दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से क्या आ गया बच्चा आपका √2a। तो ये कंडीशन आप याद रखिएगा कि जो फेस डायगोनल है इसका लेंथ क्या हो जा रहा है आपका √2a के बराबर हो जा रहा है। ओके, तो ये कंडीशन है कि फेस डायगोनल इज इक्वल टू √2a, इस बात को याद रखना। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं और आता हूं बॉडी डायगोनल पे। जरा गौर से देखिएगा कि आखिर बॉडी डायगोनल हम कैसे निकालते हैं। कंडीशन सीधा देखो आप, ठीक है, यहां से ये जो मेरा ये क्या हो गया बॉडी डायगोनल, ठीक है, और ये जो है इधर ये वाला क्या फेस डायगोनल। अब आप एक बात समझ लीजिए कि ये वाला जो है ये इस तरीके से अरेंजमेंट है, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है। ये फेस यहां से यहां मेरा जा रहा है, एक मान लो फेस डायगोनल यहां जा रहा है और यहां से यहां जा रहा है मेरा क्या बॉडी डायगोनल सपोज, ठीक है, बॉडी डायगोनल जा रहा है ना, इस तरीके के अरेंजमेंट है। अब एक बात को समझिए जरा कि ये जो है ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है और इस प्लेन के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। मतलब ये जो लाइन आप देख रहे हो, ठीक है, और ये जो लाइन हम ये ऑलरेडी ये जो ऐसे गया है इस पे अगर एक लाइन ऐसा जाएगा तो ये भी एंगल क्या है 90 डिग्री ही तो है, परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। तो सीधा सीधा इमेजिन करना पड़ेगा कि ये जो लाइन है इस पे क्या है आपका परपेंडिकुलर। ओके, इसका लेंथ है √2a और इसका लेंथ है a, बिकॉज एज लेंथ है बट फेस डायगोनल का लेंथ क्या है √2a। तो फिर से यहाँ लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम कि बॉडी डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू √2a का स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 3a स्क्वायर मतलब √3a, दिस इज लेंथ ऑफ क्या आपका बॉडी डायगोनल। तो ये कंडीशन आप याद रखना, हमेशा याद रखना। कैसे निकाला मैंने आपको बता दिया है। ओके, अंडरस्टैंड, तो ये कंडीशन आप याद रखना, ठीक है ना। समझ गए, समझ गए बात, अरे बोलो जल्दी बताओ, बात समझ में आ गया। आंसर तो सारे बच्चे आंसर दीजिए, मोटिवेशन की जरूरत है, जल्दी मोटिवेट करो मुझे, आंसर दो, मोटिवेट करो, बस हाँ ना जवाब दो, जवाब दे दोगे वही मोटिवेशन होगा। अब चलिए अब आ जाते हैं हम लोग जरा इधर, ठीक है, ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर, अब हम इस पे आते हैं, जरा गौर से देखिएगा मेरी बात, जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो, एक एक बात मैं करने जा रहा हूं। ये होल क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है, और ऐसा नहीं कि क्रिस्टल सिस्टम में 4 ही होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्यूब होता है, जिसमें से जिसको ब्लू कलर से दिखाया गया इस क्यूब को, ये हमारा क्या यूनिट सेल, जिसको हम काट के बाहर निकालने वाले हैं, इसके बारे में स्टडी करने वाले, ठीक है। तो समझ लीजिए, एक बात बताइए, आप ऐसा सोचिए इसके ऊपर नहीं है तो आप मूर्ख कहलाएंगे, इसके ऊपर भी क्यूब है, इधर भी क्यूब है, इधर भी क्यूब है, चूंकि डायग्राम में इतना ही दिखा सकते हैं, इससे ज्यादा दिखाएंगे तो भी एंड होगा ही, मतलब ये एंड है ही नहीं एक्चुअली, इंफिनिटी तक जा रही है, आपको समझना पड़ेगा। अब कैसा है बच्चा
कि यहाँ पे आ जाओ, ये जो कॉर्नर है ना वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। अगर इस कॉर्नर का आप बात करते हैं तो वो कितने क्यूब में कॉमन है? देखो 1 2 3 4 नीचे और 1 2 3 4 ऊपर। देखिए नीचे वाले जो चारों क्यूब है 1 2 3 4 उनके लिए भी ये कॉमन है कॉर्नर, और ऊपर वाले चारों क्यूब के लिए भी कॉमन है। कितने? तो एक क्यूब का कॉर्नर जो है कितने में कॉमन होता है? 8 में कॉमन होता है। समझ गए? समझ गए बच्चा लोग? तो जो कॉर्नर है, वन कॉर्नर कॉमन इन 8 क्यूब, सो वन क्यूब में जो कंट्रीब्यूशन देगा वो कितने का देगा? 1/8 का। मतलब अगर आप क्यूब में कुछ भी रखते हैं तो कंट्रीब्यूशन कितने का देगा बच्चा लोग? 1/8 का देगा पर क्यूबिक यूनिट सेल। ये बात याद रखना। मतलब ये जो काट के बाहर निकालेंगे ना, इसमें 1/8 पोर्शन ही सिर्फ आएगा कॉर्नर का। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए ये वाला फेस जो ब्लू दिख रहा है, ये फेस इधर है और इधर है, मतलब एक फेस दो क्यूब में कॉमन होता है। अगर ये फेस तो इधर होगा और एक इधर, बस दो ही में कॉमन हो, कोई भी फेस दो से ज्यादा कॉमन नहीं रहता है। ठीक है, समझ गए क्या? कोई भी फेस दो से ज्यादा पे कॉमन नहीं रहता है, ये कंडीशन आप ध्यान रखना। समझ गए? तो बात यहाँ है, एक फेस दो पे कॉमन है तो एक पे कंट्रीब्यूशन कितने का देगा? 1/2 का, है ना। उसके बाद अगर बात करें इस एज का, ये देखिए बच्चा लोग, ये वाला एज, ये एज कितने क्यूब से कॉमन है? 1 2 3 4। ये एक एज 4 क्यूब में कॉमन है, एक में कंट्रीब्यूशन कितने का देगा? 1/4 का। तो कंडीशन याद रखिएगा इस तरीके से, इस तरीके से याद रखिएगा कि मान लीजिए अगर आप एटम को रखते हैं कॉर्नर पे, ये हमारा क्यूब है, और अगर इसमें हम रखते हैं एटम कॉर्नर पे, ठीक है ना, समझ लो यहाँ पे एटम रखा हुआ इस तरीके से कॉर्नर पे, बोला बताओ टोटल कितने एटम है? तो कॉर्नर वाला कंट्रीब्यूशन कितने का देता है? बता ही दिए हम आपको, एक कॉर्नर कितने कंट्रीब्यूशन देगा? 1/8 का। तो यहाँ पे काउंट करेंगे 1/8 इंटू 8 अगर कर देंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समझ रहे हो बात? अब ऐसा मत समझो कि हमने एटम को काट दिया ना, तो हम एटम को काटे ना क्यूब को काट के बाहर निकाले, हम बस स्टडी कर रहे हैं इसके बारे में। और स्टडी में ये चीज दिखा कि कॉर्नर पे एटम जो है उसका 1/8 पोर्शन इस क्यूब में आता है, बाकी किसी और में भी जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इस एज का, ये जो एज है वो कंट्रीब्यूशन कितने का देता है? 1/4 का, है ना। तो कंडीशन है कि अगर मान लो किसी क्यूब के हर एक एज के सेंटर पे एटम रखा हुआ है इस तरीके से हर एक एज के सेंटर पे एटम रखा हुआ है। अब बोला बताओ टोटल कितने एटम है? एक एज 4 में कॉमन है, एक पे कंट्रीब्यूशन 25% मतलब 1/4 का। तो अगर यहाँ काउंट करते तो 1/4 एक पे कंट्रीब्यूशन, टोटल एजेस कितने? 12। तो 12 3 कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। मतलब एजेस की वजह से हर एज पे अगर आप एटम रखते हैं तो 3 एटम इनसाइड जाएगा एक यूनिट सेल में। इसके बाद बच्चा लोग, अगर मान लो आप क्यूब के फेस सेंटर पे आप रखते हैं, ठीक है, एक फेस पे अगर एटम रख रहे हैं तो 50% का कंट्रीब्यूशन देगा, 50% ही इधर जाएगा। तो 1/2 इंटू टोटल फेस कितना है? 6 है, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर आप बात करते हैं बॉडी सेंटर का, तो मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि आप एक क्यूब में एक ही बॉडी ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक ही बॉडी सेंटर होता है, और 100% इनसाइड क्या होता है? वो यूनिट सेल होता है। मतलब यहाँ जो एटम रख रहे हैं ना, वो किसी और यूनिट सेल से कॉमन नहीं है, 100% कंट्रीब्यूशन इसी यूनिट सेल में दे रहा है। सो ये कंट्रीब्यूशन कितने का दे रहा है? 100% का। इसका कंट्रीब्यूशन कितने का अज्यूम करके चलेंगे आप? 1 का कंट्रीब्यूशन अज्यूम करके चलेंगे। ठीक है ना। तो यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब सीधा सीधा रट लीजिए इस तरीके से कि कॉर्नर पे एक एटम, मतलब एक कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8 का, फेस पे एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2 का, मतलब एटम मॉलिक्यूलर आयन रखेंगे कंट्रीब्यूशन कितने? 1/4 का। कहाँ पे? एज पे। ठीक है, एज पे कंट्रीब्यूशन कितने का? 1/4 का। अगर आप बात करें बॉडी सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितने का? 1 का। बस इतना बात याद रखो, आगे जाके हम लोग फटाफट फटाफट सारा काम करेंगे। ठीक है ना, सीधी बात याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं, सीधी बात नो बकवास। अब हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल, जिसमें फर्स्ट बात करने जा रहे हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव किसको कहते हैं? जहां पे एटम सिर्फ प्रेजेंट हो कॉर्नर पे, किसी कहीं भी सेंटर्ड पे ना हो, है ना, किसी सेंटर्ड पे ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग? उसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक बोलेंगे, प्रिमिटिव बोलेंगे। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से जरा, अगर आप एक ऐसा यूनिट से लेते हैं जिसमें सिर्फ एटम प्रेजेंट है, कहाँ पे? कॉर्नर पे प्रेजेंट है,
ठीक है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एससीसी के नाम से जानते हैं, या प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, और इसमें एटम सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट रहता है। इसमें पूछा लैटिस पॉइंट कितने हैं, लैटिस साइड कितने हैं, तो जहां जहां एटम रखा वही लैटिस साइड कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चा लोग, अगर आपसे बोल रहा है कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, अब ये बात होता है सर, ये एटॉमिक नंबर तो मैंने सुना था, इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है कि नेट 1 यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट है। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बहुत एनर्जी लगता है यार ये रिवीजन कराने में, ठीक है ना। तुम लोग यार टिफिन उफिन भेजवाओ यार, कुछ खाएंगे यार, भूख लगा बहुत तेज यार। ठीक है, अब इफेक्टिव एटॉमिक एटॉमिक नंबर, ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का आप कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो Z से इसको रिप्रेजेंट हम करेंगे। और सीधा बात देखिए, कहाँ पे एटम सिर्फ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8 का, और टोटल कितने कॉर्नर है, 8, इसलिए कितना आ जाएगा 1। और ये सारी बातें बोर्ड्स में, जेई में आ सकती हैं, ये इजी चीजें बोर्ड में आने का चांसेस रहता है, तो वहां पूछता है तो ध्यान से फटाफट बता दीजिएगा। ठीक है, दूसरा बात है, अगर ये बात करता है फेस सेंटर का, एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, दैट इज जब एटम प्रेजेंट रहेगा कॉर्नर पे, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर दोनों पे, कॉर्नर के साथ साथ, तो उसको बोलते हैं हम लोग एफसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ये एक टाइप का नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है, बिकॉज एटम कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर पे प्रेजेंट रहता है। कसार कुछ तो भिजवा खाने के लिए भाई, कुछ तो भिजवा, खाए थोड़ा एनर्जी ले, फिर और ताकत से पढ़ाए। तो ये हो गया आपका। अब कंडीशन देखिएगा जरा, यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखिए फेस एफसीसी का अगर हम बात करें, एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, तो देखो ये जो कॉर्नर है, हर कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट रहेगा और उसके फेस के सेंटर पे भी रहेगा। इस तरीके से ये हो गया है ना, टोटल 6 फेस पे। तो अब देखिए अगर इसका जेड निकालेंगे तो देखिए कॉर्नर वाला कंट्रीब्यूशन कितने का देता है, 1/8 का। टोटल कितने कॉर्नर पे एटम है, 8, और प्लस देखो मेरे बच्चों, सीधी बात नो बकवास, टोटल फेस पे एटम प्रेजेंट है, हर फेस पे कंट्रीब्यूशन 1/2 × 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, इधर से 1 इधर से 3, टोटल एटम कितना आ गया 4। तो याद रखना एफसीसी में जो जेड का वैल्यू होता है वो 4 होता है। ओके, और पूछा बताओ यहाँ पे लैटिस पॉइंट कितने हैं, 8 कॉर्नर प्लस 6 क्या आपका, आपका फेस सेंटर, तो कितना हो गया 14 हो गया लैटिस साइड, लैटिस पॉइंट। ओके, समझ गए, तो याद रखना। ओके, आगे बढ़ता हूं। इसके बाद आते हैं बीसीसी पे। बीसीसी होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। बीसीसी में एटम कॉर्नर प्लस बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीसीसी यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसमें कंडीशन कैसा है, कुछ नहीं करना है, एक क्यूब ड्रॉ करना है। क्यूब ड्रॉ करने के बाद आप एटम को रिप्रेजेंट करेंगे कॉर्नर पे, एंड साथ ही साथ कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, बॉडी के सेंटर पे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया लिख तो ऐसे रहे, लेकिन ये एटम 100% यहाँ अंदर नहीं आ रहा है, 1/8 पोर्शन ही आता है। यहाँ जेड कितना हो जाएगा, 1/8 × 8 और प्लस 1 का कंट्रीब्यूशन देगा बॉडी सेंटर पे, तो टोटल कितना हो गया बच्चा लोग, 1/8 × 8 1, और 1 कितना हो गया 2, तो जेड यहाँ से कितना आ गया 2 आ गया। इसमें लैटिस पॉइंट कितने आ गए, तो टोटल 8 और 1 क्या हो गया 9। तो ये सारी बात मैंने आपको बता दिया। ठीक है, देखिए वैसे तो इन्हीं में अपना काम निपट जाता है, बट अगर कभी कभी आपको पूछ दिया कि बताओ एज सेंटर क्या होता है, एज सेंटर क्यूब, एज सेंटर यूनिट सेल, तो सीधा याद रखना कि एटम प्रेजेंट रहेगा कॉर्नर के अलावा हर एक एज के सेंटर पे, इस तरीके से कॉर्नर प्लस एज सेंटर। ठीक है, हर एज के सेंटर पे एटम प्रेजेंट कर रहा है इस तरीके से, ये देखिए। तो अब अगर निकालते हैं यहाँ पे हम जेड, पहले लैटिस पॉइंट अगर आप निकालेंगे तो कॉर्नर जहां जहां एटम प्रेजेंट है यहाँ वो सब लैटिस पॉइंट होगा, 8 कॉर्नर प्लस 12 क्या आपका एज सेंटर, कितना हो गया 20। अब इधर निकालो 1/8 × 8 और प्लस 1/4 इंटू क्या आपका 12, यहाँ से 3 यहाँ से 1, क्या हो गया टोटल 4 हो गया। समझ गए, तो ये कंडीशन है, ये सिचुएशन है, ये कहानी है जो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से सीख रहे होंगे,
उम्मीद करता हूं आप एंजॉय कर रहे होंगे, उम्मीद करता हूं कि हर एक चीज, हर एक पॉइंट में आपको क्लियर कर पा रहा हूं, है ना। एक एक कंडीशन मैं आपको बता पा रहा हूं, ठीक है ना बच्चा लोग। ये हो गया आपका एज सेंटर, एज सेंटर यूनिट सेल। इसके बाद एक और है, नाम है एंड सेंटर। एंड सेंटर वैसे तो क्यूबिक यूनिट सेल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम लोग यहीं पे इसके साथ ही पढ़ लेते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो एंड सेंटर है, एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, इसका क्राइटेरिया क्या सुन लो। इसमें जो एटम है ना वो होता है प्रेजेंट कॉर्नर पे प्लस एनी टू अपोजिट फेस, एनी टू अपोजिट फेस, किसी भी दो अपोजिट फेस पे जब एटम प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंड सेंटर। किसी भी दो, वो दोनों अपोजिट होने चाहिए बस, और कुछ नहीं। मतलब ये देखो कंडीशन कि एटम कॉर्नर पे हो, साथ ही साथ अगर ऊपर है तो नीचे, अगर एटम अपने फेस पे दिखा रहे और एक एटम यहां दिखा, दूसरा ऑटोमेटिक यहां जाएगा फॉर एज सेंटर। अगर आपने कॉर्नर पे एटम को दिखा दिए, ठीक है, और यहां दिखा दिए, तो ये भी एज सेंटर, क्योंकि देखो दो अपोजिट फेस पे एटम, दो अपोजिट फेस, दो अपोजिट फेस। अगर यहाँ जेड निकालेंगे अगर आप, या लैटिस पॉइंट अगर आप निकालते हैं, तो कॉर्नर पे कितना है 8 और 2 है आपका फेस सेंटर, तो कितना हो गया 10। इस तरीके से हम आपको बता दिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात और बताने जा रहा हूं कि फॉर टचिंग एनी एटम मॉलिक्यूलर आयन मिनिमम डिस्टेंस वुड बी 2r, ठीक है। जब भी दो एटम आपस में टचिंग सिचुएशन पर रहेंगे, टच करेंगे एक दूसरे को, तो उस टाइम पे उनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो होगा 2r, और उससे कम डिस्टेंस हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम फॉर टचिंग मिनिमम डिस्टेंस शुड बी 2r। कैसे देखिए, अगर एटम यहां रख दिए, ये टच तो नहीं कर रहा, दूर दूर है, और यहां से ये आर, ये आर, और बीच में तो यहाँ पे डी एक्स भी है, तो 2r प्लस एक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसे रख दिया एटम को इस तरीके से, यहाँ देखिए, यहां से एक बीच का लेंथ मान लो डी, और ये आर, और ये वाला भी क्या आपका आर, आर प्लस आर क्या हो गया आपका 2r। तो हमेशा याद रखिएगा कि फॉर टचिंग मिनिमम डिस्टेंस शुड बी व्हाट 2r। ओके बच्चा लोग, तो मिनिमम डिस्टेंस इससे कम होता ही नहीं है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, समझ गए। कंडीशन है नेगबर। नेगबर का मतलब होता है पड़ोसी, ठीक है। तो अब आपके बहुत सारे पड़ोसी आपके मोहल्ले में रहते हैं, है ना, बहुत सारे। बट उसमें से एकदम करीब वाला पड़ोसी कौन है, जो आपके घर के जस्ट बाजू में है, जिसके घर का दीवार और आपके घर का दीवार कॉमन हो, है ना, उसको बोलते हैं नियरेस्ट नेबर, एकदम पास वाला पड़ोसी, जिसको मतलब आप कैसे बोल सकते हैं, एकदम एकदम बाजू वाला, समझ रहे हो। सपोज ये एक दिन कसार को गुस्सा आया, तो चला गया जंगल में, और जंगल में उसको दिखा तालाब, ये बड़ा सा एकदम समुद्र टाइप का, ठीक है, वहीं चला गया, और इसने एक वहां पे अपना दुनिया बसाया, एक कसार की दुनिया, ठीक है। ये कसार का घर है HK, ठीक है। इसके बाद एक कसार के बाजू का घर है, इसका नंबर 1। ये कसार के बाजू वाला घर है नंबर 2। इधर 1 डैश, इधर 2 डैश, इधर 3 डैश, इधर 4 डैश, ये 3। और जब ये चीज देखा अनुज बाहर से बैठ के, है ना, कि कसार तो उधर का राजा बन गया और हम इधर तो बेवकूफ बन के घूम रहे, तो ये भी बोला भाई कसार मेरा भी कुछ उधर बनवा, तो बोला ठीक है आ जा, तू अपना तो भाई है। तो इधर अनुज को भी एक घर बना दिया ये, ठीक है, उसी जंगल के वीरान से नदी में जो भी है, तालाब जो भी है, ठीक है। इधर अनुज है, ठीक है। अब देखिए कसार का पड़ोसी कौन है, ये सारे ही पड़ोसी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि अकेले वहां बस गया, अकेले रहेगा तो उसको मन नहीं लगेगा ना, थोड़ा बदमाश टाइप का है, इसको साथ में चाहिए और लोग,
इसलिए घर बनाया बनवाया और बाकी लोग को भी वहां लाके रखना चालू कर दिया। तो इसके जस्ट बाजू में जो ये दोनों है 1 और 1 डैश, ठीक है, ये 1 और 1 डैश, इसको बोलेंगे नियरेस्ट नेबर, जिसको हम लोग NN से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पास वाला पड़ोसी, एकदम मिनिमम डिस्टेंस पे जो रहेगा उसको बोलेंगे नियरेस्ट नेबर, जो सबसे कम डिस्टेंस। उसके बाद होता है नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, ठीक है। तो ये जो दोनों है 2 और 2 डैश, उसको बोलेंगे नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, ठीक है, मतलब थोड़ा दूर वाला पड़ोसी। और ये हो गया नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। ओके बच्चा लोग समझ गए। अब अगर बोला कि बताओ ये अनुज इसके साथ कौन सा रिलेशन रखता है, अनुज का जो लेंथ यहां से हो रहा है ना, ये L इससे भी ज्यादा है सपोज, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन है, इस कंडीशन को याद रखना। उसके बाद आप एक वर्ड पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो एक एटम जितने एटम के टचिंग में रहेगा, ठीक है, एक एटम को जितने एटम टच कर रहे होते हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। तो एक बात आप देखिए, यहां देखिए इस कसार को 1 और 1 डैश टच कर रहा है, तो कितने टच कर रहे हैं इसको, 2, तो कसार का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। इस 1 डैश का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, इसका भी 2, 2 डैश का कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो गया 2, 3 डैश का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 1, कि 3 डैश सिर्फ कांटेक्ट में किसके साथ है, 2 डैश के साथ। 1 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 2, 2 का कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो गया 2, बट 3 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 1। लेकिन इस अनुज का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 0, क्योंकि ये किसी के साथ टचिंग सिचुएशन में नहीं है। तो बच्चा लोग, मेरे बच्चों याद रखना कि जो नियरेस्ट नेबर होगा और अगर टचिंग सिचुएशन पे है, मतलब अगर नियरेस्ट नेबर का लेंथ 2r ऑब्जर्व हो रहा है, मिनिमम डिस्टेंस ऑब्जर्व हो रहा है, तो समझ लेना कि वही जितने नियरेस्ट नेबर होंगे वही उसका कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। तो ये बात मैं आपको आगे जाकर बताने वाला हूं, ठीक है, समझ गए। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात बोलो, मुंह तो खोलो और जल्दी बोलो। ओ कल क्लास आना है कि नहीं आना ये बताओ, कल क्लास लूं सॉलिड स्टेट का कि नहीं लूं ये बताओ, बोलोगे तो लूंगा। बोलोगे तो क्लास लेंगे मॉर्निंग में, और क्या। संडे को क्लास होता है क्या एक्स्ट्रा तुम लोग का कभी कभी, मुझे तो पता नहीं ना आपके बारे में ज्यादा, इसलिए पूछ रहा हूँ, क्लास होता है क्या उधर, मतलब ओनली पेपर होता है, ठीक है फिर रहने देता हूं, तब क्लास रहने देता हूं फिर, ठीक है ना। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्लास भी होता था कभी कभी, अच्छा ठीक है रहने दो, मैं सर से एक बार बात कर लूंगा, अगर क्लास लेना होगा ना तो मैं वहां वो बता दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, अभी इस पे आते हैं, ये बात समझ में आ गया क्या आप लोगों को, ये बात समझ में आ गया, सब लोग समझे, ये बात समझे कि नहीं समझे ये बताओ, तुम लोग समझे यार, नियरेस्ट ने एक बार समझ में आया कि नहीं आया, वो आया, ठीक है आगे चलते हैं, देखो ये पेन है, ये पेन है, ये पेन है, ये पेन है, ये पेन है और ये पेन है, ठीक है, ठीक है। बोले इसका नियरेस्ट एक बार कौन सा है, तो ये और ये, ठीक है, ये दोनों नियरेस्ट एक बार, बट कोऑर्डिनेशन नंबर 0, क्योंकि किसी को टच नहीं कर रहा, सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर 0, ठीक है ना, याद रखना, अगर टच ही नहीं कर रहा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 0। इसका नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन था, ये दोनों, नेक्स्ट टू नेक्स्ट कौन सा, ये वाला,
अगर ऐसे रहे तो, ऐसा रहा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2, इसका 1, इसका 2, इसका 2, इसका 1। ठीक है, तो याद रखें, अगर नियरेस्ट नेबर मिनिमम डिस्टेंस पे ऑब्जर्व हो रहा है, इफ नियरेस्ट नेबर ऑब्जर्व्ड एट 2r डिस्टेंस, इसका मतलब एटम एक दूसरे को जब टच करता तभी तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 2r, अदरवाइज 2r तो होता नहीं है। तो सीधी बात आप ध्यान रखें कि जब भी टचिंग सिचुएशन पे रहेगा इस तरीके से, इनके बीच का लेंथ क्या होगा, 2r होगा। और जितने एटम एक एटम को टच करता है वही उसका क्या कहलाता है बच्चा, कोऑर्डिनेशन नंबर। और एक एक टेक्निक बताने जा रहा हूं मैं आपको, एक आर के टेक्निक बताने जा रहा हूं जो बहुत मजेदार है, बहुत जबरदस्त। ठीक है, बहुत उम्दा है, अब ध्यान से सुनना। और इसका जो यूज है वो प्रॉब्लम में होता है, ठीक है ना। जैसे यह नंबर मैंने कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देखो बच्चा लोग मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। ये एक कॉर्नर, इधर एक, इधर एक, इधर, यहां से यहां का लेंथ क्या है, ए, और यहां से यहां का लेंथ क्या है, ए। यहां से यहां का लेंथ क्या है, √2 है। यहां से लेंथ क्या है, √3। ठीक है, ओके। अगर पूछा कि 1 का नियरेस्ट नेबर कौन सा है, तो 2 4 और 5। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन सा है, तो 3। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन सा है, 7। ये चीज याद रखना, समझ रहे हो क्या, ये चीज आप याद रखना, क्योंकि यहां से यहां का लेंथ भी क्या होगा, √2a ही होगा। यहां से यहां का लेंथ भी क्या होगा, √2a ही होगा। ये चीज याद रखना। अब मैं एक बात बताने जा रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जो शायद आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़ेंगे मुझे नहीं पता, बट मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, दिल थाम के बैठिएगा, नजर को गड़ा के बैठिएगा, इधर एकदम प्यार से देखिएगा। इधर देखो, सीधी बात, हमने यहाँ पे एक क्यूब बाहर निकाल के लेंथ मेजर किया है। एक लेंथ है ए, एक लेंथ है √2a, एक लेंथ है √3a। ठीक है ना जी। इसके बाद आप देखो, ये जो कॉर्नर है, एक कॉर्नर, एक कॉर्नर, ठीक है, इससे कितने एजेस कॉमन है, देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम जो मेजरमेंट करेंगे तो क्रिस्टल सिस्टम में ना करेंगे बाबू, हम तो बाहर निकाले ना यूनिट सेल, बाकी हम तो पढ़ते तो क्रिस्टल सिस्टम में ना है। तो यहां देखिए, ये जो कॉर्नर है ना, इससे ये लेंथ क्या होगा, ए ए ए ए ए, और ये क्या आपका ए। ठीक, तो किसी भी कॉर्नर से ए लेंथ पे अगर आप जाते हैं, ए लेंथ पे अगर आप जाते हैं तो आपको कितने एटम मिलेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दूसरा a/2 पे अगर आप जाते, देखो ये वाला अगर a है तो यहां पे क्या होगा, a/2, यहां पे क्या होगा, a/2, यहां पे a/2, 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 a/2। तो देखो a/2 वाला लोकेशन कितना मिला, 1 2 3 4 5 6। तो ए वाला लोकेशन भी मिला आपको 6, a/2 वाला लोकेशन भी मिला 6। मतलब अगर ए पे एटम है या a/2 पे एटम है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमेशा याद रखना कि कहीं से लेंथ अगर a है या a/2 पे है तो वहां के करस्पॉन्डिंग कितने एटम प्रेजेंट होंगे, 6 एटम प्रेजेंट होंगे माय डियर स्टूडेंट, ये बात आप याद रखना। और इसके बाद जो आगे एक लाइन देने जा रहा हूं ना, स्टेटमेंट, वो बहुत ज्यादा धमाकेदार है। स्टेटमेंट ये है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ आप ए पे या a/2 पे जाते हैं तो कितना भी आप दूर चले जाओ आपको 6 ही एटम मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। बोलोगे सर कैसे, देखिए यहां से यहाँ ए, इसके और एक ऊपर ए जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2a। तो देखिए 2a पे एक
2a पे एक इधर नीचे 2, एक इधर नीचे इधर 3, एक इधर 4, एक इधर 5, एक इधर 6। तो ये लाइन तो ऐसी ना कंटिन्यू होगा यार, तो कहीं भी पॉइंट तो 6 ही पॉइंट मिल रहा है ना। तो यहां से क्या बात मिल रहा है, यहां से ये बात मिल रहा है कि किसी भी कॉर्नर से एज लेंथ ए पे अगर आप जाते हैं या a/2 पे आप जाते हैं या इनके इंटीग्रल मल्टीपल पे जाते हो तो हमेशा आपको 6 एटम ही मिलेगा। अब इसका जलवा क्या है ना सर, वो हाफ वाला रिपीट करिए, हाफ वाला देखो फिर से बताते हैं। देखिए एक कॉर्नर से मिलके कितने एजेस प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका a/2 यहां पे होगा 1, ये a/2 2, ये a/2 3, ये a/2 4, ये a/2 5 और ये a/2 क्या हो गया 6। तो कॉर्नर से a/2 लेंथ वाला भी एग्जिस्टेंस कितना है, 6 ही तो है ना। या ऊपर आप कहीं भी जाएंगे a या a/2 वो तो इसी लाइन पे आपको मिल रहा है ना, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला लाइन कितना बन रहा है, 6 बन रहा है। इसीलिए बच्चा लोग टोटल कितना मिलेगा आपको एटम, 6 मिलेगा। अब बोलेगे सर हम इसका आरती उतारे क्या, क्या करें। हम बोलेंगे आरती मत उतारो, अगरबत्ती जलाओ, ठीक है। अगरबत्ती जला के आंसर निकालो। बोलोगे सर कैसे, जैसे आपको पूछता है कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए सिंपल क्यूबिक का, बॉडी सेंटर का, फेस सेंटर का, है ना। तो उस टाइम हम लोग को रटना पड़ता है या दिक्कत जाता है। तो रटिए मत, सीधी बात आपको इमेजिन करा दिए कि ए लेंथ पे या a/2 लेंथ पे जब भी एटम प्रेजेंट होगा तो नंबर बाय 6 रहेगा, उससे ना तो कम ना ज्यादा मेरे प्यारे बच्चों। अब अगर आप देखो, अगर एटम a/2 वाले एटम से या a वाले एटम से टचिंग सिचुएशन पे है, टच कर रहा है, मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस पे है, 2r पे है, तो मतलब एक कॉर्नर वाले एटम को एज लेंथ a पे जाकर कितने एटम टच करेंगे, 6। इधर से एक इधर, एक इधर 2, एक ऊपर से 3, एक नीचे से 4, एक इधर से 5, एक इधर से 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि a और a/2 के करस्पॉन्डिंग कितने एटम है, 6। और अगर वो 6 मान लो टच कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा।